नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के सत्र में हम 27 अगस्त से 2 सितंबर 2022 के बीच के प्रमुख आर्थिक समाचारों की चर्चा करेंगे। और हमारे साप्ताहिक आर्थिकी सत्र में प्रयास ये रहता है कि जो भी विगत सप्ताह में प्रमुख आर्थिक समाचार हैं, अलग अलग समाचार पत्रों से उनको एक तरह से हम यहाँ पर चर्चा करें, जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए जिस तरह भी महत्व देते हैं उनको हम यहाँ पर विस्तार रूप में चर्चा में आपको बताएं। तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और हमारा जो सबसे पहला समाचार है वो भारत की अर्थव्यवस्था में विकास की स्थितियां जो बेहतर हुई हैं उसके संदर्भ में है, यानी पहली तिमाही जीडीपी वृद्धि। अगर हम तिमाही की बात करें तो किसी भी वित्तीय वर्ष में आप देखें तो 4 तिमाही एक तरह से रहती हैं। जैसे अगर हम प्रमुख रूप से 2022-23 की बात करते हैं वित्तीय वर्ष की, तो यहाँ पर अप्रैल, मई, जून ये एक तरह से जो आपका समय निकल चुका है 2022 में, ये 2022-23 का पहली एक तरह से तिमाही है और इसी के संदर्भ में यहाँ पर आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। और ये आंकड़ा अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर यानी साल दर साल एक आंकड़ा है, उसकी समीक्षा की जाती है या कह सकते हैं आप तुलना की जाती है। यानी अगर हम अप्रैल, मई, जून 2022-23 की बात कर रहे हैं तो इसकी तुलना प्रमुख रूप से 2021-22 में जो अप्रैल, मई, जून का तिमाही था उसके साथ किया जाता है। तो ये तुलना करने में देखा यह गया है कि हमारी जो जीडीपी है उसमें 13.5% की एक वृद्धि दिखाई दी है। तो इसके कारण क्या है या अगर कुछ समस्याएं अभी भी हैं तो वो कौन सी हैं, वो हम प्रमुख रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप ध्यान रखिए, ये जो आंकड़ा है वो प्रमुख रूप से एनएसओ के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। तो इस आंकड़े के माध्यम से अर्थव्यवस्था का कह सकते हैं एक बेहतर रूप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जैसे अगर हम 13.5% की एक विकास दर की बात करें पहली तिमाही में, तो ये काफ़ी एक तरह से अच्छी विकास दर मानी जाएगी अगर हम विश्व के अन्य देशों के साथ में तुलना करके देखें। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आरबीआई की तरफ से जो अनुमान लगाया गया था, जो आरबीआई का पूर्वानुमान था, उसकी तुलना में यह आंकड़ा एक तरह से पीछे है, क्योंकि आरबीआई का अनुमान था 16.2%, यानी 16% से ज़्यादा पहली तिमाही जो 2022-23 के वित्तीय वर्ष की है वहाँ पर आरबीआई का अनुमान था। तो आप देखें तो आंकड़ा उससे पीछे है। तो इस अनुसार कहीं ना कहीं हम जितना लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे थे उतना प्राप्त नहीं कर पाए। साथ साथ अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था में माना यह जा रहा है कि जो भी 2019-20 में अगर हम उसी समय की तिमाही की बात करें, यानी 2019-20 का अगर हम आंकड़ा देखें तो ये कोविड से पहले का है। 2019-20 का मतलब हुआ प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, यानी कोविड की जो प्रारंभिक स्थितियां रही हैं उस समय तक। तो कोविड से पहले, जिसको हम प्री कोविड काल एक तरह से कहते हैं, तो वहां पर अगर हम देखें तो उसकी तुलना में हमारी जो जीडीपी है उसमें लगभग 3.8% की एक तरह से वृद्धि हुई है। यानी हम अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों के समय में जीडीपी के आंकड़े की बात कर रहे हैं और ये कितना है, लगभग 36.85 लाख करोड़ रुपए। तो अगर हम 19-20 में अप्रैल, मई, जून से तुलना करके देखें तो ये जो वृद्धि है ये 3.8% की है। तो इस रूप में कहीं ना कहीं आप देखें तो अर्थव्यवस्था में एक सिद्धांत होता है जिसको हम आधार एक तरह से बोलते हैं, इसको हम कहते हैं आधार प्रभाव, या जिसको कहा जाता है बेस इफेक्ट। देखिए, आधार प्रभाव या बेस इफेक्ट के बारे में आप इस तरह से देखिए कि जब हम कोविड के पहले की स्थिति से तुलना कर रहे हैं तो कोविड से पहले अर्थव्यवस्था का स्तर थोड़ा ऊंचा था, लेकिन अगर हम तुलना, जैसे हमने यहाँ पर 2022-23 में जो तुलना करी है वो हम तुलना करने वाले हैं किससे, हम तुलना कर रहे हैं 20-21 से प्रमुख रूप से। तो अगर हम यहाँ पर 20-21 से या अगर हम तुलना करते हैं 21-22 से, तो आप ध्यान रखें 20-21 हो चाहे 21-22 हो, ये दोनों एक तरह से जो वित्तीय वर्ष है वो कोविड से प्रभावित थे। तो अगर आप यहाँ से तुलना 2022-23 में करेंगे तो 22-23 में आंकड़ा थोड़ा बढ़कर आएगा, क्योंकि मान लीजिए जैसे हम 21-22 की बात करें तो 21-22 में अगर हम अप्रैल, मई, जून में ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो भी कह सकते हैं जीडीपी है जो उत्पादित हुई थी, हम मान लेते हैं 100 रुपये, और तुलना अगर हम 22-23 की करते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर उत्पादन हुआ है 113.5 रुपये, तो हम कह देंगे 13.5% की वृद्धि हमने जो पिछली तिमाही है उसकी तुलना में प्राप्त की है। लेकिन अगर यही तुलना आप 19-20 जो वित्तीय वर्ष है उसमें अप्रैल, मई, जून से करेंगे तो आपको थोड़ी यहाँ पर कह सकते हैं आंकड़े कम मिलेंगे। कारण अप्रैल, मई, जून के समय जो जीडीपी उत्पादित हुई थी वो हो सकता है 100 की तुलना में 105 रही है। तो जब आप 105 से तुलना करते हैं 113.5 तो प्रतिशत नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर यही एक तथ्य आपको जरा ध्यान रखना है कि आप किस वर्ष से तुलना करते हैं। तो जो बेस इफेक्ट होता है, आधार प्रभाव होता है, उससे कभी कभी आंकड़े एक तरह से बढ़कर आते हैं।
तो हम 22-23 की जो जिस तिमाही की तुलना कर रहे हैं पहली, वो हम कर रहे हैं एक तरह से 21-22 से। लेकिन अगर हम 19-20 से तुलना करते हैं, यानी कोविड काल से पहले की स्थितियों में, तो वो एक तरह से वृद्धि अभी केवल 3.8% है। इसीलिए पुराने कोविड काल से पहले की जो स्थितियां हैं वहां तक आने में अभी कह सकते हैं थोड़ी सी हम स्थिति में और ज्यादा हमें विकास करना पड़ेगा। अब ये भी एक ध्यान रखें, अगर हम बात करते हैं प्रमुख रूप से जो पहला एक तरह से यहाँ पर अगर हम इस वर्ष की बात करें, यानी अगर हम 2022 की बात करें, तो 2022 में वित्तीय वर्ष कौन सा चल रहा था? अगर हम 21-22 का देखें तो अंतिम जो तिमाही है, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, तो जनवरी, फरवरी, मार्च की जो तिमाही थी इस वर्ष के शुरुआत में, वो 21-22 की चौथी तिमाही थी। उसकी तुलना में आप देखें, चौथी तिमाही में प्रमुख रूप से जो जीडीपी उत्पादित हुई थी, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 में, ये 40.78 लाख करोड़ रुपए थी। और इसी की तुलना में आप देखें अप्रैल, मई, जून में कितना उत्पादित हुआ है, अभी हमने देखा है 36.85। तो ये आपको जरा देखना पड़ेगा कि यहां पर कितना आया है, 36.85 लाख करोड़, यानी गिरावट रही है कितनी, 9.6% की। तो इसीलिए हमें बिल्कुल सावधानी बरतनी है कि हम जब 21-22 से तुलना कर रहे हैं अप्रैल, मई, जून की, और 22-23 के अप्रैल, मई, जून की, तो हमें 13.5% की वृद्धि जरूर दिख रही है। लेकिन अप्रैल, मई, जून जो इस साल का है, 22-23 का वित्तीय वर्ष, उसकी तुलना हम जब जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 से करते हैं, जो 21-22 की चौथी तिमाही थी, तो आप देखें आंकड़े में 9.6% की गिरावट है। यानी लगातार दो जो तिमाही है उनमें हमें एक तरह से गिरावट देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन का जो विवाद है वो एक इसका बड़ा कारण है। वैश्विक स्तर पर जो अर्थव्यवस्थाओं में एक तरह से आप देखें जो एक मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। तो जब हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। चाहे अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, या भारत का केस ले लीजिए, हमारे यहाँ भी आरबीआई लगातार रेपो दर बढ़ा रही है, जिससे हो ये रहा है कि अर्थव्यवस्था में एक तरह से जो ब्याज दरें वो बढ़ रही हैं, तो अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्रवाह कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, और उस कारण से अर्थव्यवस्था की विकास स्थितियों में थोड़ा सा कह सकते हैं अंतर आया है। इसीलिए जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 की जो तिमाही शुरुआती है, मतलब 21-22 की चौथी तिमाही, तो वो और 22-23 की जो पहली तिमाही है, यानी अप्रैल, मई, जून, उसमें एक गिरावट हमें 9.6% की मिली है। तो ये हमें जरा सावधानी से ध्यान रखना है। जब हम कह रहे हैं कि अप्रैल, मई, जून जो हमारे 22-23 की पहली तिमाही है, वहां पर हमने 13.5% की विकास दर प्राप्त की है तुलनात्मक रूप में 21-22 के अप्रैल, मई, जून से अगर हम करें तुलना, तो उसके कारण क्या है? कारण प्रमुख रूप से आप देखें तो अर्थव्यवस्था में अगर हम निजी अंतिम उपभोग व्यय की बात करें, ये आंकड़े आप यहां पर देख सकते हैं। पहला आंकड़ा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसे अगर हम देखें तो इसे कहा जाता है निजी अंतिम खपत व्यय। तो ये जो आपका आंकड़ा होता है, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसी, तो ये आंकड़ा प्रमुख रूप से ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की खपत कैसे हो रही है। और आप ध्यान रखें जीडीपी का लगभग एक तरह से 50% से ज्यादा भाग यहीं से आता है। तो जब तक खपत को लेकर स्थितियां नहीं बढ़ेंगी, मतलब अर्थव्यवस्था में मांग नहीं बढ़ेगी, तब तक उत्पादक स्थितियां नहीं बढ़ पाती हैं। ये बिल्कुल आप ध्यान रखें। और इसी स्थिति में आप देखें अगर हम 19-20 की बात करें अप्रैल, मई, जून में, तो यह आंकड़ा 20 लाख करोड़ से ऊपर का है अगर हम खपत की बात करें। और अगर हम 22-23 में देखें तो ये 22 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है, यानी कोविड काल की स्थितियों से कहीं ना कहीं हम ऊपर जा रहे हैं। और यही कारण है कि अप्रैल, मई, जून जो 22-23 का है, 21-22 की तुलना में हमें जीडीपी बढ़ती हुई दिख रही है। साथ साथ अगर हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें, यानी सरकारी अंतिम खपत व्यय की बात करें, तो वहां पर भी आप देखें 3 लाख करोड़ से आंकड़ा बढ़कर 4 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है अगर हम कोविड काल से पहले से तुलना करें। लेकिन यही तुलना अगर हम 21-22 से करते हैं तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और अंतिम अगर हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, यानी जिसको हम बोलते हैं सकल स्थिर या नियत भी हम कह सकते हैं, स्थिर या नियत पूंजी निर्माण, ये आप देखें अर्थव्यवस्था में निवेश की स्थितियों को दिखाता है। क्योंकि जब हम सकल स्थिर पूंजी निर्माण की बात करते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें कंस्ट्रक्शन आ जाता है, यानी जो भी निर्माण किया जा रहा है, इसमें मशीनें आ जाती हैं, मशीनरी आ जाती है। तो ये अगर भारत में विस्तारित हो रहा है मतलब इनमें निवेश बढ़ा है, और अगर यहाँ निवेश बढ़ा है मतलब उत्पादक गतिविधियां बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं विकास की स्थितियां बेहतर हो पाएंगी।
और आप देखें तो ये आंकड़ा कोविड से पहले 35 लाख करोड़ से ऊपर था और ये बढ़कर आपका 36 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है। साथ साथ अगर हम देखें, जब हम बात करते हैं 21-22 की तुलना में, तो आप देखें अंतर बड़ा है, 32 लाख करोड़ से 36 लाख करोड़। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं सकारात्मक पक्ष जरूर है, लेकिन कोविड काल की स्थितियों से बहुत ज़्यादा बेहतर स्थितियां हुई हैं, अभी उसे होने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये बड़े कारण थे जिसके कारण अगर हम देखें तो जो भी हमें जीडीपी का एक बढ़ता हुआ रूप दिख रहा है, 13.5% की वृद्धि दर दिख रही है, वो एक तरह से कहीं ना कहीं सही है। और ध्यान रखें, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जीडीपी 7% से ज़्यादा विकास दर जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें प्राप्त कर सकती है। और अभी एक और आंकड़ा आया है, अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो अन्य जितनी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे अगर हम चीन से मान लीजिए तुलना करके देखते हैं, तो वहां पर भी आंकड़ा ये है कि भारत की जो विकास दर है 2022-23 के वित्तीय वर्ष में वो तुलनात्मक रूप में शायद सबसे ऊपर रह सकती है, अगर सभी स्थितियां सही रहें, रूस यूक्रेन के विवाद का जो प्रभाव है वो ज़्यादा विस्तारित न हो और समस्या का समाधान जल्द हो पाए। लेकिन यहाँ पर जो एनएसओ की तरफ से आंकड़े आए हैं उसमें कह सकते हैं तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी दिखाया गया है, तो जो थोड़ी हमारे लिए समस्या बताता है। जैसे पहला अगर हम देखें तो श्रम सघन क्षेत्र, जब हम श्रम सघन क्षेत्र की बात करते हैं इसका मतलब विनिर्माण, जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, यानी हम फैक्ट्री उत्पादन की बात करें तो उन गतिविधियों में तेजी से वृद्धि नहीं हो रही है। तो अगर श्रम सघन क्षेत्र नहीं बढ़ेगा, वहाँ पर एक तरह से ज़्यादा निवेश नहीं हो रहा है, उत्पादन ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो हम बड़े संख्या में रोजगार बढ़ने की जो स्थितियाँ हैं उसको लेकर स्थितियाँ सटीक रूप में आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और ये समस्या है क्योंकि हमें श्रम सघन क्षेत्र पर कहीं ना कहीं ध्यान देना है। तो ये एक समस्या रही है कि जो श्रम सघन क्षेत्र वहाँ पर एक गिरावट देखी जा रही है, तो सरकार को यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर कठोर मौद्रिक नीति की बात करें, देखिए अगर हम कठोर मौद्रिक नीति की प्रमुख रूप से बात करें तो ये आंकड़ा जो लास्ट आपका गतिविधि लिखा हुआ है इसको एक तरह से आप यहाँ से हटा दें, केवल आप कठोर मौद्रिक नीति के संदर्भ में ध्यान रखें। जब हम कठोर मौद्रिक नीति की बात करते हैं इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कठोर मौद्रिक नीति का मतलब ये हुआ कि जो भी अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति है वहां पर एक तरह से ब्याज दरों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी हमने चर्चा करी, ये भारतीय नहीं वैश्विक स्तर पर प्रक्रिया है, क्योंकि ब्याज दरों को जब आप बढ़ाते हैं तो आप कोशिश करते हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जब आप ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह से पूंजी प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो अगर उद्योग को पूंजी प्राप्त करने में कठिनता होगी तो ये उनके लिए समस्या है और ये हमें अर्थव्यवस्था में देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी तरह का ऋण या पूंजी अर्थव्यवस्था में व्यापार के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है तो इससे अगर हम देखें तो आगे हमारी जो आर्थिक एक तरह से विकास की स्थिति है उस पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व है वो लगातार ब्याज दरों को बढ़ा रहा है और इस वर्ष के अंत तक वो ब्याज दरें बढ़ाएंगे और उसके प्रभाव में भारत में भी ब्याज दरें बढ़ने की संभावनाएं प्रबल रूप में दिख रही हैं, क्योंकि हम भी मुद्रास्फीति से ही जूझ रहे हैं। और आप देखें मुद्रास्फीति के आंकड़े लगातार 6% के ऊपर बने हुए हैं। तो हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, यूरोप कर रहा है, तो हर जगह कठोर मौद्रिक नीति अपनाई जा रही है जहां ब्याज दरें बढ़कर पूंजी की उपलब्धता को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। क्योंकि कोविड के समय में आप देखें सभी देशों में प्रयास रहा कि पूंजी आसानी से उपलब्ध हो, तो ब्याज दरों में बहुत तेजी से गिरावट रही, खासतौर से अगर हम भारत में देखें। तो अब उसका एक कह सकते हैं उल्टा पक्ष है, वो किया जा रहा है कि ब्याज दरों को बढ़ाकर जो अधिक पूंजी गई है बाजार में उसको थोड़ा सा रोका जाए। लेकिन पूंजी के प्रवाह को रोकने का मतलब है आप आर्थिक विकास पर कहीं ना कहीं एक समस्या ला सकते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का एक विषय यहाँ पर बनता है। इसी हमारी चर्चा के आधार पर एक प्रारंभिक परीक्षा का हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि जीडीपी और एनडीपी के बीच का अंतर संकीर्ण है तो यह अर्थव्यवस्था में ठहराव का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए हमने जो चर्चा किया था वो तो एक तरह से जो वर्तमान जीडीपी के आंकड़े उनके संदर्भ में, लेकिन ये एक तरह से स्टैटिक पार्ट है, यानी जो सैद्धांतिक पक्ष है हमारा अर्थव्यवस्था का उससे संबंधित है। देखिए जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी का अगर हम एक परिभाषा देखें तो मतलब ये होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तु और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं एक वित्तीय वर्ष के अंदर, उसका बाजार में जो अंतिम मूल्य होता है अगर उसको हम सम्मिलित रूप में जोड़ दें तो वो देश की जीडीपी कहलाती है। अगर हम बात करें एनडीपी, तो एनडीपी का मतलब क्या हुआ? एनडीपी का मतलब हुआ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप देखें शब्द आता है सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर जो शब्द है उसको जरा आप ध्यान रखें और इसी के आधार पर आपका जो उत्तर है वो बनेगा सकल घरेलू उत्पाद। अगर हम प्रमुख रूप से बात करते हैं किसकी? जीडीपी की।
और जब एनडीपी की बात करते हैं तो ये कहलाता है शुद्ध, इसको हम निवल भी कह सकते हैं, शुद्ध या आप निवल कहिए एक ही बात है, शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद। तो जो यहाँ पर शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब हम बात करते हैं शुद्ध या निवल एक तरह से, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हमें एक तरह से कभी भी सकल में से शुद्ध को निकालना होता है तो शुद्ध निकालने का तरीका ये रहता है कि आपको सकल में से जो भी एक तरह से डेप्रिसिएशन होता है, जिसको एक तरह से हम बोलते हैं घिसावट, वो आपको माइनस करना पड़ता है। घिसावट का मतलब डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी के पास मान लीजिए कोई मशीनें हैं, तो अगर मशीन पुरानी हो चुकी है तो उत्पादन में समस्या आएगी, तो उसको रिप्लेस करके नई मशीन लाना या मरम्मत पर किसी तरह का खर्च करना, तो ये सारा जो व्यय होता है मरम्मत पर या नई मशीनें लाना, वो एक तरह से घिसावट या डेप्रिसिएशन में आता है। क्योंकि कोई भी मशीन किसी उत्पादन केंद्र में काम कर रही है तो एक समय के बाद देखें उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है और आपको नई मशीन लाना पड़ता है। तो ये जो स्थिति होती है मरम्मत को लेकर या नई मशीनरी का जो व्यय होता है वो घिसावट पर आता है। तो प्रमुख रूप से आप देखें यहाँ पर अगर हम मरम्मत की बात करते हैं या अगर हम यहाँ पर प्रमुख रूप से नई मशीन की बात करते हैं, तो इस तरह के जितने भी व्यय होते हैं प्रमुख रूप से वो आपके शामिल होते हैं किसमें, घिसावट में। तो आप ये हिस्सा जब अलग कर देते हैं सकल में से, ग्रॉस में से, तो आपको नेट या शुद्ध एक तरह से वैल्यू मिलती है। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि जीडीपी एनडीपी का अंतर अगर संकीर्ण है, मतलब अगर अर्थव्यवस्था में घिसावट या डेप्रिसिएशन की एक तरह स्थिति कम है, क्योंकि अगर घिसावट कम होगा तभी जीडीपी एनडीपी बराबर आ पाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति है इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में नई मशीनें हैं, नए रूप में उत्पादन की स्थितियां चल रही हैं, मरम्मत पर ज़्यादा व्यय करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये उत्पादन को बढ़ा रहा है। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है। जबकि आपके विकल्प में क्या कहा गया है कि ये अर्थव्यवस्था में ठहराव को दिखाता है, ठहराव को नहीं, अर्थव्यवस्था में तकनीकी विकास की स्थिति है, क्योंकि पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनों की स्थिति है, तभी आपका जीडीपी एनडीपी के बीच का अंतर कम है। अगर अंतर बड़ा है इसका मतलब घिसावट पर या डेप्रिसिएशन पर आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तो जीडीपी की तुलना में एनडीपी कह सकते हैं काफ़ी दूर हो सकता है। मान लीजिए जीडीपी 100 रुपये है, हो सकता है कि एनडीपी मान लीजिए 70 रुपये है, मतलब आपको 30 रुपये घिसावट पर खर्च करना पड़ रहा है, वो आपको हटाना पड़ेगा, तो ये गैप बढ़ गया। लेकिन अगर मान लीजिए आप मरम्मत पर उतना खर्च नहीं कर रहे हैं, नई मशीनें हैं, तो हो सकता है कि 70 की जगह एनडीपी मान लीजिए 90 है, तो अंतर कितना बचेगा, केवल 10 का। पहले 30 था, अब केवल 10 है। तो संकीर्ण होने का मतलब अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर स्थितियां, ये ठहराव की स्थिति नहीं दिखाता है, इसीलिए पहला विकल्प बिल्कुल गलत है। दूसरा, जीडीपी और एनडीपी के बीच एनडीपी एक बेहतर संकेतक है। देखिए जीडीपी में हम अर्थव्यवस्था में वो भाग भी शामिल कर रहे हैं जो मरम्मत या कह सकते हैं नई मशीनों को लाने पर खर्च किया जा रहा है, एनडीपी में उसको हम हटा देते हैं। तो सीधी बात है कि जब हम इस तरह के एक विकल्प को हटाते हैं जीडीपी में से, जो अर्थव्यवस्था में एक नकारात्मक भाग है, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर विकल्प होगा। तो जीडीपी की तुलना में जब हम एनडीपी के साथ उसकी तुलना करते हैं तो जीडीपी से ज़्यादा बेहतर एक तरह से एनडीपी का विकल्प माना जाता है। तो इस आधार पर दूसरा कथन सत्य है, पहला गलत है, दूसरा सत्य है, तो हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 सत्य हैं। अगला यहाँ पर अपना जो टॉपिक है वो हम देखते हैं, तेल मूल्य सीमा योजना। यहाँ पर एक तरह से जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसके ऑयल कैप यानी जो उसका मूल्य है उसकी एक सीमा निर्धारित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आप देखें रूस यूक्रेन का जब से विवाद प्रारंभ हुआ है, भारत के लिए स्थितियाँ थोड़ी सी बेहतर इस रूप में हुई हैं कि हम रूस से काफ़ी बड़े पैमाने पर जो सस्ता कच्चा तेल है वो एक तरह से प्राप्त कर रहे हैं, तुलनात्मक रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उससे अगर हम तुलना करके देखें। तो यहाँ पर आप देखें कि रूस यूक्रेन का जो विवाद है उसके बाद भी रूस अपने कच्चे तेल को सस्ते रूप में भारत, चीन जैसे देशों को तेजी से बेच रहा है, और यहाँ से जो भी वो राजस्व प्राप्त कर रहा है वो एक तरह से रूस यूक्रेन युद्ध में उपयोग किया जा रहा है। ऐसा प्रमुख रूप से अमेरिका और यूरोपीय देशों का मानना है। तो उन्होंने कई तरह के बैंकिंग प्रतिबंध लगाए, व्यापारिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन उसका बड़ा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था में ये जो कच्चा तेल है, जो ईंधन का भाग है, वो बड़े पैमाने पर एक तरह से वहाँ पर सहायक रहता है। तो उसका एक तरह से जो तोड़ है वो पश्चिमी देश निकालने में सफल नहीं रहे हैं, और भारत एक तरह से इससे काफ़ी लाभ प्राप्त कर रहा है। अब आप कह सकते हैं कि रूस को दोबारा घेरने के लिए, कि रूस इस तरह की स्थितियों में एक तरह से आए कि कच्चे तेल का वह ज़्यादा निर्यात ना कर पाए, एक नई कह सकते हैं यहाँ पर योजना प्रस्तावित है, और अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा मिलकर योजना प्रस्तावित की जा रही है। देखिए योजना का प्रमुख रूप से रूप ये है कि जब भी किसी भी तरह का कच्चा तेल है अगर समुद्री मार्ग से जाता है, यानी कच्चा तेल सामान्य तौर पर आप देखें कि जो भी आपके
बड़े समुद्री एक तरह से टैंकर होते हैं, ऑयल टैंकर्स होते हैं, तो समुद्री मार्ग से उनसे कच्चा तेल एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो जो भी इस तरह के टैंकर हैं, उनमें जो सामान कच्चे तेल के रूप में आपका आयात या निर्यात किया जा रहा है, उसमें एक तरह से बीमा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब उसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कच्चा तेल, जैसे हम मान लेते हैं कि यूरोप से मान लेते हैं भारत की तरफ आ रहा है, तो उसे स्वेज नहर पास करके जाना है। तो अगर कच्चे तेल का कोई भी ऑयल टैंकर है, वो मान लीजिए स्वेज नहर से गुजर रहा है, तो स्वेज नहर की जो अथॉरिटी है वो बीमा के जो कागज है उनको चेक करती है, तब एक तरह से ये कंसाइनमेंट आगे जा सकता है। तो जो समुद्री मार्ग है वहां पर कच्चे तेल का जितना भी व्यापार हो रहा है, उसमें इस तरह के समुद्री बीमा की काफी आवश्यकता पड़ती है। अब यहां पर एक आश्चर्यजनक आंकड़ा ये है कि रूस से जो भी कच्चा तेल समुद्री मार्ग से पहुंच रहा है, जैसे भारत को पहुंच रहा है, उसमें जो बीमा देने वाली कंपनियां हैं, उसमें 90% कंपनियां ऐसी हैं जो यूरोप से एक तरह संबंधित हैं। उसमें भी मैक्सिमम लंदन में मुख्यालय के साथ काम कर रही हैं। तो ये कह सकते हैं कि ऐसा एक पक्ष है जिसका अब पश्चिमी देश उपयोग करने वाले हैं, और इसी बीमा के संदर्भ में प्रमुख रूप से कुछ शर्तें यहां पर लगाई जाएंगी, और माना जा रहा है कि आगामी 5 दिसंबर से इसको लागू किया जाएगा। अब ये योजना जो लागू हो रही है, तो भारत भी इसका अध्ययन कर रहा है, और भारत भी इसमें शामिल होने के लिए जो स्थितियां हो सकती हैं उस पर विचार कर रहा है। तो कुछ आंकड़े देखते हैं, फिर देखते हैं कि अंतिम रूप में ये प्रमुख रूप से योजना है क्या। तो योजना आप देखें G7 के द्वारा प्रमुख रूप से प्रस्तावित है, जिसमें आप देखें अमेरिका और विकसित अन्य अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इसमें पहले रूस भी होता था, लेकिन रूस को अभी बाहर किया गया है। और आप देखें 5 दिसंबर से यहाँ पर इसको एक तरह से लागू किया जाएगा। तो लागू करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि G7 ये कह रहा है कि कच्चे तेल को लेकर एक हम जो प्राइस है वो एक तरह निर्धारित कर देंगे, मूल्य निर्धारित कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये कहा गया कि अगर हम 1 बैरल कच्चे तेल की बात करें, तो 1 बैरल का जो मूल्य है वो हम मान लेते हैं कि ये $40 है। तो $40 से अगर मान के चलिए $40 उससे ऊपर आप बेचते हैं, तब तो कोई स्थिति नहीं है, कोई इस तरह की कह सकते हैं योजना की आवश्यकता ही नहीं है। आप इससे सस्ता जब बेच रहे हैं, क्योंकि रूस अभी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसकी तुलना में कच्चा तेल जो सस्ता है वो बेच रहा है, तो $40 मान लीजिए लिमिट बना दी गई इस योजना में। तो इससे नीचे मूल्य पर अगर आप किसी भी तरह से कच्चा तेल बेचेंगे तो आपको बीमा की यहां पर आवश्यकता पड़ेगी, और रूस के लिए समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि रूस में अगर हम देखें तो प्रतिदिन लगभग 11 मिलियन बैरल कच्चा तेल उत्पादित हो रहा है। इसमें से 50% उनकी घरेलू खपत है, और जो बचा हुआ 50% है, यानी अगर हम कहें तो लगभग 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन, इसमें से जो 70% है वो समुद्री मार्ग से एक तरह से निर्यात किया जाता है, जैसे भारत प्राप्त कर रहा है या अन्य देश, और 30% अगर आप देखें तो पाइपलाइन के माध्यम से स्थलीय भागों से या समुद्र के अंदर जो पाइपलाइन है उसके माध्यम से आपका अगर हम देखें तो चीन या यूरोपीय देशों को निर्यात किया जा रहा है। यानी जितना वो निर्यात कर रहे हैं अपने कच्चे तेल के प्रतिदिन उत्पादन का, उसका 70% समुद्री मार्ग से जाता है। तो ये जो जा रहा है आपका समुद्री मार्ग से कच्चा तेल, अब यहां पर तेल के लिए एक प्राइस की सीमा बना दी जाएगी, मूल्य की सीमा। अगर उससे नीचे कच्चा तेल रूस बेचेगा तो बीमा की आवश्यकता एक तरह से यहां पर पड़ेगी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि समुद्री मार्ग में तेल को बीमा जो अधिकांश रूप में यूरोपीय कंपनियां देती हैं, वो इस तरह के बीमा करने से पीछे हटेंगी कि अगर आप $40 से नीचे कच्चा तेल बेचने वाले हैं, कोई भी ऑयल टैंकर ऐसा जा रहा है जिसमें $40 से कम कच्चा तेल आप बेच रहे हैं, मान लीजिए भारत के पास जा रहा है, तो ऐसे कच्चे तेल के टैंकर का कोई बीमा नहीं किया जाएगा। अगर बीमा नहीं होगा तो अलग अलग जगह पर जहां से ये पास करेगा, जैसे हम स्वेज नहर की बात करें, वहां पर स्वेज नहर के जो प्राधिकरण है वो इसको अनुमति नहीं देगा। तो कच्चे तेल की पूरी जो श्रृंखला है वो कहीं ना कहीं बाधित होगी रूस की। लेकिन अगर $40 के ऊपर बेचता है, देखिए रूस सस्ता करके बेच रहा है, उसी वजह से बाजार मिल रहा है। अगर वो महंगा बेचेगा तो उसके जैसे विकल्प तो अन्य देशों की भी है, जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, कतर है, वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन रूस का तेल सस्ता है। तो यहां पर योजना क्या है? योजना यह है एक तय सीमा से नीचे जाकर जो कच्चा तेल है वो रूस ना बेच पाए। अगर बेचेगा तो उसे समुद्री जो टैंकर हैं जो इस तरह के कच्चे तेल को निर्यात कर रहे हैं उसका बीमा नहीं दिया जाए। तो इस योजना को 5 दिसंबर से लागू करने की एक प्रस्ताव रखा गया है, और भारत भी इस पर एक तरह से विचार कर रहा है, क्योंकि भारत को आप देखें यहाँ पर 2 पक्ष दिख रहे हैं। पहला पक्ष ये है कि भारत को सस्ता कच्चा तेल मिलता रहेगा, क्योंकि अगर रूस आपूर्ति करना चाहता है तो वो जो सीमा दी जाएगी मूल्य की, उससे नीचे पर उसे बेचना पड़ेगा, तभी उसकी जो ऑयल टैंकर उनको बीमा मिल पाएगा, तो भारत को सस्ता तेल मिलेगा। ये कह सकते हैं हमारे लिए थोड़ा सा एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसका एक बहुत ही नकारात्मक पक्ष है।
अगर रूस के द्वारा इसमें एक तरह से कह सकते हैं भाग लेने की स्थितियां नहीं बनाई जाती हैं और वो कह सकते हैं कि $40 के नीचे वाला जो सिस्टम है उसको तोड़कर उससे ऊपर के मूल्य पर कुछ बेचने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य बढ़ेंगे जो पहले से बढ़े हुए हैं। तो रूस अगर इस तरह से योजना के विरोध पर आ जाता है और वो कच्चे तेल को जो सीमा दी जाएगी मूल्य के उससे ऊपर बेचने के लिए प्रयास करेगा, तो भारत जैसे देशों के पास बहुत अधिक विकल्प नहीं होगा। कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये पहले ही महंगा है, तो इस मूल्य पर ही एक तरह से दिया जाए, उसके नीचे दिया जाए, ऐसा संभव हो जाए, वो रूस की एक तरह से मर्जी पर भी निर्भर करेगा। तो अगर रूस ने इस तरह की स्थिति को एक तरह से नकार दिया और वो कहेगा कि नहीं हम महंगा ही बेचेंगे, तो भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को अभी कच्चा तेल चाहिए। हम कच्चे तेल से इनकार नहीं कर सकते हैं। बहुत महंगा अगर हमें सऊदी अरब से, ईरान से, यहाँ से मिलेगा, हमारे जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वहाँ से, तो हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें रूसी सस्ता मिलने वाला है। आप ऐसे देखिए, सऊदी अरब से मान लीजिए अगर $60 का एक बैरल मिल रहा है और रूस से मान लीजिए 40 की लिमिट है और रूस अगर 45 पर भी दे रहा है तो हमारे लिए सस्ता है $15। तो भारत उस पक्ष को देखेगा। तो इसमें सबसे बड़ा विवाद ये है कि रूस इस योजना को किस तरह से लेता है और भारत जैसे देश तभी शामिल हो पाएंगे जब कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर बाधा की स्थिति ना बने। क्योंकि इस योजना के माध्यम से असली प्रस्ताव क्या है, असली कह सकते हैं इस योजना का प्रस्ताव यही है कि रूस को सस्ता कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की स्थितियों से रोका जाए, जिससे कि उसके पास राजस्व का जो एक फ्लो बना हुआ है वो रुके और शायद यूक्रेन में जो युद्ध की स्थितियां हैं उससे रूस पीछे हट पाए। लेकिन इसका कितना प्रभाव होगा ये भविष्य में एक तरह से देखने की स्थिति बनती है। अगला समाचार हम देखते हैं और ये मसाला बॉन्ड के संदर्भ में है। देखिए, प्रमुख रूप से जो विवाद है वो केरल के साथ में जुड़ा हुआ है, तो हमारे लिए वो पक्ष उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम जरूर चर्चा कर लेंगे। वो है क्या, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है मसाला बॉन्ड। देखिए, मसाला अगर हम देखें तो भारत मसाले के व्यापार के लिए अगर हम देखें मध्यकाल या पुराने समय में काफ़ी बड़े पैमाने पर पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध रहा है और उसी आधार को बनाकर बॉन्ड का एक जो प्रकार है वो मसाला बॉन्ड के नाम से जारी किया गया है। तो इसी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मसाला बॉन्ड का एक तरह से मतलब क्या था। मसाला बॉन्ड का मतलब ये होता है, सामान्य तौर पर जैसे कोई भारतीय कंपनी है, चाहे सरकारी हो या निजी हो, तो भारतीय कंपनी अगर बाजार से पैसा लेना चाहती है तो उसके द्वारा एक तरह से बॉन्ड जारी करने की प्रक्रियाएं की जाती हैं। जैसे मान लीजिए बॉन्ड जारी किया गया है ₹100 का और इस पर हम मान लेते हैं कि 5% का ब्याज है और 5 साल के लिए ब्याज एक तरह से यहाँ पर, यानी 5 साल का बॉन्ड है। तो होगा ये कि जो भी ये बॉन्ड खरीदेगा वो ₹100 का भुगतान करेगा जिसने बॉन्ड जारी किया है उसको, तो मुझे ₹100 मिल गया। लेकिन जिसने मेरा बॉन्ड खरीदा है वो एक तरह से हर साल 5% का जो ब्याज है वो प्राप्त करेगा और 5 साल जब मैच्योरिटी हो जाएगी, परिपक्वता अवधि पूरी हो जाएगी, तो मुझे ₹100 एक तरह से वापस ही मिल जाएगा। तो मैंने ₹100 निवेश किया था तो 5 साल मुझे 5% का ब्याज मिला और 5 साल पूरा होने पर कंपनी जिसने बॉन्ड जारी किया था उसने मुझे ₹100 भी दे दिया। तो ये एक तरह से निवेश का सुरक्षित और काफ़ी लाभकारी एक तरह से साधन माना जाता है। तो बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया में अगर हम मसाला बॉन्ड की बात करें तो मसाला बॉन्ड के माध्यम से आप देखें, सबसे पहले इसे जारी किया गया था 2014 में। एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात करें तो कौन सी विश्व की प्रमुख एक आर्थिक संस्था है जिसके कह सकते हैं एक संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को जाना जाता है। उस संस्था का नाम आपको बताना है। यहाँ पर हिंट मैं देता हूँ कि ये ब्रेटन वुड्स संगठन के साथ में कुछ संबंधित है। तो आईएफसी किस समूह के साथ में जुड़ा हुआ है वो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप अपने जो भी उत्तर है वो जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर आईएफसी के द्वारा आप देखें तो ये जो मसाला बॉन्ड है सबसे पहले 2014 में जारी किया गया और इसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में प्रमुख रूप से सूचीबद्ध किया गया। तो मसाला बॉन्ड को एक तरह से आईएफसी ने जब जारी किया था तो इसका उद्देश्य यह था कि बुनियादी ढांचा, यानी जैसे सड़क परिवहन की बात करें, बिजली उत्पादन की बात करें, उसके लिए प्रमुख रूप से जो राजस्व है, जो एक तरह से धन है, वो प्राप्त किया जाए और भारत में निवेश किया जाए। तो मसाला बॉन्ड की पूरी प्रक्रिया आप इस तरह से देखें, जैसे मान लीजिए भारतीय कंपनी ए है, इसने एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम मान लेते हैं कि यूके के मार्केट में एक ₹100 का मसाला बॉन्ड यहाँ पर जारी किया। तो ये ₹100 का जो मसाला बॉन्ड जारी किया गया, इसके संदर्भ में पहली महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि मसाला बॉन्ड हमेशा भारतीय मुद्रा में एक तरह से जारी किए जाते हैं। जारी हो रहे हैं विदेशी बाजार में, लेकिन होते क्या है, भारतीय मुद्रा में। तो इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये ₹100 का जो बॉन्ड है वो कोई विदेशी निवेशक खरीदेगा। मान लीजिए कोई बी व्यक्ति यूके में है निवेशक, उसने खरीदा। अब अगर मान लीजिए वो ₹100 का ये बॉन्ड खरीदेगा तो हम मान लेते हैं कि अगर हम पौंड के साथ में कन्वर्ट करते हैं
डॉलर का ही कर लेते हैं। मान लीजिए वो डॉलर में निवेश करता है यहाँ पर, तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपए का एक डॉलर है अपनी समझने के लिए। तो उसने क्या करा, उसने $2 का निवेश किया और 100 रुपए का ये बॉन्ड खरीद लिया। ठीक है, हमें क्या है, हमें एक तरह से जो 100 रुपए है वो मिल गए। तो भारतीय कंपनी जिसने ये मसाला बॉन्ड जारी किया था उसको यहाँ पर 100 रुपए मिल गए। जो भी इस पर ब्याज है, परिपक्वता अवधि है, उस समय तक ब्याज भी इसको निवेशक को दिया जाएगा। अब मान लीजिए आगे चलकर, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया है, $1 की हमने बात करी कि ये 50 रुपए है, मान लीजिए बढ़कर ये हो जाता है 60 रुपए, यानी $1 अगर 60 रुपए का हो गया प्रमुख रूप से, तो आप देखिए जो निवेशक है, या कह सकते हैं भारतीय जो एक तरह से निवेशक है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बॉन्ड है वो तो रुपए में ही है। इस निवेशक के लिए समस्या हो गई, क्योंकि इसने एक तरह से कितना पैसा लगाया है, इसने पैसा लगाया है प्रमुख रूप से $2 का। अब $2 का जो मूल्य है 50 से अगर 60 हो गया तो वो कितना हो गया, 120। लेकिन यहां पर वैल्यू कितनी है प्रमुख रूप से आप देखें, तब उसको थोड़ा सा लाभ की स्थिति बन सकती है कि $2 है तो ये कन्वर्ट करने पर 50 की जगह उसको 60 रुपए का एक बेनिफिट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 50 से इसकी वैल्यू घट जाती है, यानी अगर मान लीजिए कि जो भी रुपए है उसकी दर गिर जाती है, यानी 50 रुपए का डॉलर है ये गिरकर मान लीजिए हो जाता है कितने का, 40 रुपए का। तो ऐसी स्थिति में जो निवेशक है $2 वाला, जो 100 रुपए का उसने निवेश किया था $2 के रूप में, अब अगर उसी 100 रुपए के भाग को देखें तो $2 से उसको कितने रुपए मिलेंगे, केवल 80 रुपए। यानी उसका जो निवेश 100 रुपए था वो घटकर रह गया 80 रुपए। यहां पर जो भारतीय कंपनी है जिसने मसाला बॉन्ड जारी किया है उसको 100 रुपए मिलेंगे, क्योंकि भाई हमारे यहां डॉलर तो उपयोग होता नहीं, हमारा तो 100 रुपए रहेगा। लेकिन आपने जो 100 रुपए लगाया था वो $2 की तरह लगाया था, तो जब डॉलर रुपए की विनिमय दर में परिवर्तन होता है तो निवेशक को नुकसान हो जाता है, लेकिन जो बॉन्ड जारी करता है उसको ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है। मसाला बॉन्ड की सबसे बड़ी यही विशेषता है कि भारतीय कंपनी जब विदेशी बाजार में इसको जारी करती है तो जो निवेशक होते हैं उनके ऊपर विनिमय दर का जो परिवर्तन होता है उसका कहीं ना कहीं भार पड़ता है, तो वो घाटे में जा सकते हैं अगर मान लीजिए रुपए की दर नीचे जाती है। यानी जो हमने यहां पर बात करी कि 50 का भाग है, मान लीजिए 40 होता है और नीचे जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि जो भी उसका जो कन्वर्जन है प्रमुख रूप से, उसे $2 में 100 रुपए था, अब $2 में उसको 80 रुपए की वैल्यू है, तो वहां पर कहीं ना कहीं मूल्य में गिरावट उसको दिखती है। तो मसाला बॉन्ड के माध्यम से आप देखें जो निवेशक होते हैं उनके ऊपर प्रमुख रूप से घाटे की स्थितियां बनती हैं, और जिन्होंने बॉन्ड जारी किया होता है उनके ऊपर विनिमय दर का ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ये जो मसाला बॉन्ड है ये भारतीय मुद्रा रुपए में जारी किए गए हैं। तो जो भी एक तरह से डॉलर रुपए की विनिमय दर है, कोई परिवर्तन होता है तो निवेशक के ऊपर सारा जोखिम रहता है। जो भारतीय कंपनी बॉन्ड जारी करता है उस पर कोई इस तरह का जोखिम नहीं रहता है। तो मसाला बॉन्ड के संदर्भ में आप देखें ये प्रमुख रूप से यहाँ पर एक कह सकते हैं एक सकारात्मक स्थिति है। और आप ध्यान रखें कि भारतीय संस्था या कंपनी कोई भी मसाला बॉन्ड जारी कर सकती है, सरकारी संस्थाएं भी जारी कर सकती हैं, तो इस रूप में आप देखें मसाला बॉन्ड काफी महत्वपूर्ण है। अब केरल के साथ में विवाद अगर हम देखें तो केरल में कह सकते हैं कि केरल में एक अधिनियम 1999 में पारित हुआ था जिसको हम कहते हैं केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, KIIFB। इसके माध्यम से आप देखें KIIFB का गठन किया गया केरल में, और इसी संस्था के द्वारा आप देखें 2019 में 2150 करोड़ रुपए का मसाला बॉन्ड जारी किया गया। और ये मसाला बॉन्ड प्रमुख रूप से आप देखें तो इसको लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था, और इसके माध्यम से आप देखें 2150 करोड़ रुपए जो KIIFB है उसको प्राप्त हुआ, और उसने आधारभूत ढांचे में अलग अलग तरह से निवेश किया। अब यहां पर आप देखें तो प्रमुख रूप से ED की तरफ से, यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से KIIFB की बात करें या KIIFB के जो भी कह सकते हैं उसमें निदेशक या अन्य सदस्य लोग हैं जो इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जांच की प्रक्रिया प्रमुख रूप से की जा रही हैं। यहां पर केरल सरकार की तरफ से यानी KIIFB की अगर हम बात करें तो वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि ED का तो इसमें कोई रूल होता ही नहीं है। क्योंकि आप ध्यान रखें कि यहां पर जो एक तरह से बातें की जा रही है केरल की तरफ से, तो ये संस्था KIIFB के द्वारा ये कहा गया है कि RBI ने एक तरह से जो फेमा कानून है यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंतर्गत एक तरह से प्रमुख रूप से जो NOC होता है यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो एक तरह से KIIFB को जारी किया था। उसके बाद ही हमने इस तरह के मसाला बॉन्ड जारी किए। तो RBI का NOC मिल गया था, तो ED की इसमें भूमिका कहां बनती है। साथ साथ आप ध्यान रखें कि जो भी यहां पर KIIFB की तरफ से लोन लिया गया है उसका RBI की तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो भी वैध है। साथ साथ अगर हम सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश देखें तो ये कहा गया है कि चाहे अगर हम फेरा की बात करें यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो वर्तमान में फेमा हो गया है,
उसमें प्रमुख रूप से किस तरह का निवेश होना है नहीं होना है उसकी अनुमति केवल और केवल आरबीआई दे सकता है। तो जब आरबीआई ने फेमा के अंतर्गत केआईएफबी को इस तरह के बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी है, एनओसी दिया था, तो ईडी के नोटिस का ऐसा कोई कह सकते हैं यहाँ पर जो मंतव्य है वो नहीं बनता है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से ये विवाद के बिंदु बन रहे हैं। आप ध्यान रखें, केरल में जो वर्तमान में सरकार के घाटे की स्थिति है वो भी थोड़ा सा चिंताजनक है। सरकार नहीं मान रही है, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं सीएजी यानी जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं उनकी तरफ से कुछ बातें की गई हैं। सीएजी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो वहां पर जो सार्वजनिक ऋण है अगर 2019-20 में देखें तो ये जीडीपी का, राज्य की जीडीपी का 20.43% था, और यही आंकड़ा 2020-21 में बढ़कर 27.07% हो गया है। यानी लगभग आप देखें 6 से 6.5% की वृद्धि हुई है। तो ये आप जो बढ़ा रहे हैं अपना ऋण, उसको कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ अगर हम 2020-21 में देखें तो केरल सरकार की तरफ से बजट के अलावा, जिसको हम बोलते हैं ऑफ बजट उधार, एक नया टर्म यहां पर आपका आ रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग, यानी बजट से अलग हटके उधार लेना। तो इस तरह के उधार अगर हम केवल 2020-21 में देखें तो 9,273.24 करोड़ रुपए हैं। तो यह आंकड़ा कहीं ना कहीं दर्शाता है कि 9,000 करोड़ से ज्यादा बजट से अलग हटके केरल राज्य में उधार लिया गया है। तो ये सारी स्थितियां केरल की जो एक राजकोषीय स्थिति है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न लगाती हैं। तो वहां पर सरकार को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक मसाला बॉन्ड के संदर्भ में है तो राज्य एक तरह से ईडी के किसी नोटिस या जांच का विरोध कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है आरबीआई का जो फेमा कानून है, आरबीआई की तरफ से फेमा कानून के माध्यम से उनको एनओसी दिया गया है, तो ऐसा कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इसके संदर्भ में प्रक्रिया आगे कैसी होंगी, अगर इसके संदर्भ में कोई परिवर्तन होंगे तो हम आगे के समाचारों में चर्चा करेंगे। इसी के संदर्भ में एक प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देखते हैं। मसाला बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस तरह के बॉन्ड के तहत जुटाई गई ये धनराशि बाहरी वाणिज्यिक उधार का एक हिस्सा है। ध्यान रखें, अगर हम बाहरी यानी बाह्य वाणिज्यिक उधार, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की बात करें तो बिल्कुल जो मसाला बॉन्ड जारी करके हम निवेश प्राप्त करते हैं वो ईसीबी यानी बाह्य वाणिज्यिक उधार का भाग होता है। और ईसीबी के संदर्भ में आप देखें जो लिमिट है वो लगभग आपका 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर कर दी गई है। तो ये कह सकते हैं बढ़ाई गई है। तो इस रूप में हम ज़्यादा निवेश प्राप्त करना बाहर से अगर प्रयास करें तो कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, ये जो एक तरह से आपका ईसीबी का भाग है यानी बाह्य वाणिज्यिक उधार का भाग है, वो स्थिति यहाँ पर आपका है कि ये मसाला बॉन्ड में एक तरह शामिल होता है। यहाँ पर आपको एक प्रश्न ये बताना है कि अगर हम बाह्य वाणिज्यिक उधार की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्तमान एक तरह से लिमिट है वो 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। यहाँ पर हम डॉलर का साइन लगा दें, ये रुपए नहीं, ये क्या होगा डॉलर। यानी वर्तमान में बाह्य वाणिज्यिक उधार की जो सीमा है वो 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके पहले ये सीमा कितनी थी, यानी वर्तमान जो सीमा उसके पहले कितनी सीमा थी भारत में बाह्य वाणिज्यिक उधार एक तरह से प्राप्त करने के लिए, जिसको अभी आरबीआई की तरफ से बढ़ाया गया है। तो कितनी सीमा थी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये दूसरा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा यहाँ पर विकल्प हम देखते हैं, ये बॉन्ड रुपए या डॉलर में मूल्य वर्ग के हैं। देखिए रुपए या डॉलर इसीलिए गलत हो जाता है, केवल रुपए मूल्य के, डॉलर नहीं। ये भारतीय मुद्रा रुपए में जारी किए जाते हैं विदेशी बाजार में, अगर हम मसाला बॉन्ड की बात करें। इस आधार पर पहला अगर कथन यहाँ पर देखें तो सही है, दूसरा गलत, यानी उत्तर हमारा ए केवल एक सत्य है। अगला यहाँ पर हम समाचार देखते हैं, निश्चित अवधि के श्रमिकों के अनुबंध। इसको हम प्रमुख रूप से फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है एफटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। देखिए सामान्य तौर पर जो भी स्थायी कर्मचारी कंपनियों में काम करते हैं वो लंबे समय तक एक तरह से कार्य करने की प्रक्रियाओं में रहते हैं, और जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं होता है, या मान के चलिए कि अगर स्वैच्छिक रूप से किसी को रिटायरमेंट दे दिया जाए, तब तक वो काम करते रहते हैं। ऐसा सामान्य तौर पर स्थायी कर्मचारी जो स्थितियां होती हैं उनके साथ में जुड़ा होता है। लेकिन इसी के साथ देखें कि एक निश्चित समय के लिए समझौता करके कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी के रूप में शामिल करना, वो करने के लिए प्रक्रिया भारत में 2016 में शुरू की गई, और प्रमुख रूप से वस्त्र निर्माण में इसको शुरू किया गया और बाद में इसको विस्तारित कर दिया गया अन्य क्षेत्रों में भी। यानी अगर कोई कंपनी ए है और कोई मान लीजिए कर्मचारी बी है तो उसके साथ में वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का एक समझौता कर सकती है, और ऐसा करने के बाद एक निश्चित समय होगा, मान लीजिए 1 साल का। तो 1 साल के बाद जो भी समझौते के अलग अलग पक्ष हैं उनके अनुसार इस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आगे बढ़ाया जाएगा या वहीं का वहीं रद्द कर दिया जाएगा। तो 1 साल की अवधि में जब ये फिक्स टर्म के लिए काम कर रहा है तो स्थायी कर्मचारी के अनुसार जो भी लाभ होते हैं वो इस कर्मचारी को भी दिए जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट या कह सकते हैं अनुबंध का एक नया तरीका है जो भारत में अपनाया गया था।
लेकिन इस पर कह सकते हैं कुछ विवाद की स्थितियां या कह सकते हैं कुछ समस्याएं दिख रही हैं, वो प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। तो पहले हम देख लेते हैं ये समझौता है क्या। तो जैसा हमने चर्चा करा कि 2016 में जो परिधान निर्माण यानी अप्रैल हमारी जो इंडस्ट्री है वहां पर सबसे पहले शुरू किया गया और 2018 में इसे विस्तारित कर दिया गया अन्य क्षेत्रों में। तो कोशिश यही थी कि अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से एक तरह से जो भी कर्मचारी हैं उनको स्थायी कर्मचारी का लाभ दिया जाए, लेकिन जो अनुबंध किया गया एक निश्चित समय के लिए, सामान्य तौर पर आप देखें तो ये 6 महीने से लेकर 1 वर्ष के बीच में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे, जिनको हम फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का समझौता कहते थे। तो 6 महीने या 1 साल का मान लीजिए हस्ताक्षर हुआ है तो उसके बाद उसका रिवीजन या कह सकते हैं उसकी समीक्षा की जाती थी, यानी कर्मचारी ने जैसा काम किया उसके अनुसार उसको आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। तो ये कह सकते हैं छोटे स्तर पर कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी का लाभ देकर कंपनी में काम करने की स्थितियों को बढ़ा रहा था। तो ये कुशल लोगों को एक तरह से आसानी से प्राप्त करने की जो स्थिति है वो बढ़ावा दे रहा था। कंपनियों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा दे रहा था, क्योंकि बेहतर कौशल और कम समय के लिए और स्थायी सुविधाओं के साथ जब आप कर्मचारी को शामिल करते हैं तो बेहतर रूप में कहीं ना कहीं परिणाम देता है। क्योंकि अगर आप स्थायी कर्मचारी का लाभ अपने अनुबंध वाले कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी को नहीं देते हैं तो उसके काम करने की प्रेरणा उतनी नहीं रहती है। तो माना जाता है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें कर्मचारियों का एक तरह से जो प्रदर्शन है वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये भारत में तेजी से विस्तारित हुआ है, लेकिन समस्या ये है कि अभी एक तरह से यहाँ पर एक अध्ययन सामने आया है कि जो भी इस तरह के समझौते हैं जो 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में है, उनमें केवल 80% ऐसे हैं, यानी अगर हम बात करें तो केवल 80% यहाँ पर प्रमुख रूप से 80% ऐसे हैं जिनको रिन्यू नहीं किया गया, जिनकी एक तरह से समयावधि नहीं बढ़ाई गई है। यानी अगर मान लीजिए कि भारत में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के 100 समझौते अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं, तो इसमें से केवल 20 ऐसे समझौते जिनको रिन्यू किया गया है, यानी इनको आगे विस्तारित किया गया है, और 80 ऐसे हैं जिनको रिन्यू नहीं किया गया है। यानी आप देखें इसकी सफलता कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस पर प्रश्न लग जाता है, क्योंकि 100 इस तरह के समझौते हुए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के, उसमें से 80 हैं जिनको रिन्यू नहीं किया गया, उनको आगे विस्तारित नहीं किया गया, मतलब ये कर्मचारी उस तरह के रोजगार से हट गए। तो हो सकता है कि नए लोगों ने एक तरह से ज्वाइन किया हो या कहीं इन्होंने स्थायी रूप में काम किया है, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का ये जो प्रयोग 2016 में शुरू किया गया, आप इसको सफल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 80% जो कर्मी हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करा पाए। ये भारत में एक बड़ी समस्या की स्थिति दिखा रहा है, और ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि भारत में जो भी कर्मचारी हैं उन पर एक तरह से जो कंपनियां हैं वो बड़े पैमाने पर निवेश नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट आप किसी और से साइन करते हैं तो हो सकता है कि आप कम वेतन में काम कराएं, क्योंकि जो पहले आपके साथ 6 महीने 1 साल काम कर चुका है, जब आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आगे उसके लिए बढ़ाते हैं तो पुराना जो वेतन है उससे बढ़कर आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप इसका कॉन्ट्रैक्ट आगे ना बढ़ाएं और नया कॉन्ट्रैक्ट किसी और से साइन कर लें तो शायद आपको वेतन में कुछ बचत हो जाए। ये एक तरह का तंत्र कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है, और ये अगर होगा तो जो कुशल श्रम है उसके लिए स्थितियां थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि आपने 1 साल काम किया, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ा तो आप फिर से जो रोजगार है उसको ढूंढिए। तो ये कहीं ना कहीं निवेश की जो कमी है जो एक तरह से कर्मचारियों में करना चाहिए कंपनी को, उसकी स्थिति को दर्शाता है। तो इसीलिए ये जो एक तरह से फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाली योजना थी उसको लेकर कहीं ना कहीं स्थितियां थोड़ी सी खराब हुई हैं। अगला समाचार हम सौर मॉड्यूल के संदर्भ में देखते हैं। देखिए, सौर मॉड्यूल या अगर हम सोलर सेल की बात करें साथ साथ, तो भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और इस कड़ी में प्रमुख रूप से सरकार की कोशिश ये थी कि अगर हम भारत में सौर ऊर्जा को बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला और प्रमुख एक तरह से लक्ष्य होना चाहिए कि जो भी इसमें मॉड्यूल लगते हैं या सोलर सेल लगते हैं उनका घरेलू एक तरह से जो उत्पादन है वो बड़े पैमाने पर होना चाहिए, और उसके लिए घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना पड़ेगा। और इसी कड़ी में आप देखें तो भारत सरकार ये चाह रही थी कि जो आयात होता है सोलर मॉड्यूल या सोलर सेल का उसको थोड़ा सा सीमित किया जाए, और घरेलू जो सोलर मॉड्यूल या सोलर सेल निर्माण हो रहा है उस उद्योग को संरक्षण दिया जाए। इसके लिए सरकार एक तरह से आयात को थोड़ा रोकना चाहती है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो भी सोलर मॉड्यूल या सेल हमारे यहाँ उपयोग होते हैं सौर ऊर्जा में, उसका लगभग अगर हम देखें तो 80% केवल हम आयात करते हैं कहाँ से? चीन से। तो चीन का हमारे बाजार पर कहीं ना कहीं बड़ा एकाधिकार है। उसको तोड़ने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश ये थी कि सौर मॉड्यूल और सोलर सेल को जो हम आयात करते हैं तो उस पर हम एक तरह से सेफगार्ड ड्यूटी यानी कुछ शुल्क मामूली सा लगाकर एक छूट दे रहे थे। सरकार ने पिछले साल ही घोषणा करी थी कि ये समाप्त होने वाला है, और 1 अप्रैल 2022 से जो एक बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, यानी जिसको हम बोलते हैं आधार
सीमा शुल्क। तो ये जो सीमा शुल्क का भाग है वो एक तरह से जो भी सोलर मॉड्यूल या सोलर सेल को बाहर से आयात किया जाएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी के रूप में वो उन पर आरोपित किया जाएगा। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी आप देखें तो ये काफ़ी उच्च है और इस आधार पर जो आयात आएगा चीन से वो महंगा हो जाएगा। तो अगर चीन से आने वाला आयात महंगा हो गया तो हमारे घरेलू उद्योग के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो भारत में सौर ऊर्जा की परियोजनाएं लग रही हैं उनके लिए सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल एक तरह से कच्चा माल है। अगर आयात महंगा हो जाएगा तो उनकी लागत कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी और लागत बढ़ने का मतलब यह है कि ये सौर ऊर्जा की जो परियोजना है ये उतना लाभ नहीं कमा पाएंगी। तो अगर आपने लागत को बढ़ा दिया तो इनका लाभ कैसे बनेगा? और ये परियोजना बहुत पहले से मंजूर है। तो पहले नीलामी के समय जिन्होंने परियोजनाओं को प्राप्त किया था तो उस समय लागत कम लग रही थी, कारण वो एक तरह से सस्ता आयात कर रहे थे चीन से। लेकिन अब आपने शुल्क बढ़ा दिया तो ये आयात महंगे हो गए तो आपकी लागत कहीं ना कहीं बढ़ गई है। इसी को लेकर एक प्रमुख विवाद अब एक तरह से आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम आंकड़ा देखें तो सरकार ये कह रही है कि जो सोलर मॉड्यूल हैं उन पर हम 40% की बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाएंगे और जो सोलर सेल है उन पर 25%। तो यहाँ पर आप देखें 40% में अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो 25 और 40% का आंकड़ा काफ़ी बड़ा है और ऐसी स्थिति में इनके जो भी कह सकते हैं मूल्य भारत में वो बढ़ेंगे। तो सौर ऊर्जा परियोजना अगर लागत को लेकर आगे बढ़ जाएंगी और आसानी से कह सकते हैं उत्पादन सस्ता नहीं कर पाएंगी तो ये सौर ऊर्जा से जो बिजली बना रही है वो सस्ता कैसे देंगे सरकार को? ये सरकार के सामने उन्होंने सबसे पहला अपना पक्ष रखा है। उनका ये कहना है कि इसके लिए कुछ आप समाधान दीजिए, कुछ इसके लिए विकल्प दीजिए। तो जो इस तरह के उत्पाद करने वाली कंपनियां हैं जो सौर ऊर्जा परियोजनाएं संचालित करने वाली हैं या जो निर्माण की स्थितियों में लगी हैं उनका यह कहना है कि सरकार कर में हमको कुछ छूट दे दे, यानी कुछ टैक्स के एग्जम्पशन दे दे हमको। तो सरकार ने साफ मना कर दिया। सरकार ने कहा भाई ऐसा नहीं होगा, हम कर में छूट आपको नहीं देंगे, लेकिन नॉन टैक्स यानी गैर कर के रूप में कुछ छूट है वो आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कहीं पर आपको भूमि अधिग्रहण करना है तो हम कुछ शुल्क वहां पर छूट के रूप में दे सकते हैं। तो गैर कर के रूप में जो छूट है वो आप ले सकते हैं, नॉन टैक्स। लेकिन टैक्स वाली छूट की बात करें वो आपको नहीं दी जाएगी। तो ये तो सरकार ने पक्ष लगभग बंद कर दिया है। दूसरा अगर हम देखें तो यहां पर एक शब्द आ रहा है ग्रैंड फादरिंग। ग्रैंड फादरिंग का जो विकल्प है वो भी इन कंपनियों के द्वारा दिया गया है। तो ग्रैंड फादरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर हम आज की डेट में बात करें तो आज की डेट में अगर हम सितंबर यहां पर महीना ले लेते हैं, सितंबर 2022 में, तो अगर हम सितंबर 2022 की बात करें तो सरकार के द्वारा कुछ नियम एक तरह से मान लीजिए सितंबर 2022 में एक तरह से परिवर्तित किए गए हैं। तो आज के समय में अगर आपने नियम को परिवर्तित किया है तो ग्रैंड फादरिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए कि हमने परियोजना सौर ऊर्जा की अगस्त 2020 में प्राप्त करी थी, तो अगस्त 2020 में जो नियम थे वो आप एक तरह से अभी चालू रहने दीजिए। आपने नियम जरूर परिवर्तित किए हैं लेकिन आप एक समय सीमा दे दीजिए 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, कि आप पुराना नियम आने वाले 1 साल तक भी लागू रखेंगे। तो इसको हम ग्रैंड फादरिंग एक तरह से कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी नया नियम आ चुका है लेकिन जो परियोजनाएं चल रही हैं जिनको पुराने नियम के अनुसार पारित किया गया था उन पर वही पुराने नियम एक तरह से लागू रहेंगे किसी विशेष समय तक। तो ये ग्रैंड फादरिंग कॉन्सेप्ट एक तरह से कहलाता है। तो ये जो सौर ऊर्जा की परियोजनाएं विवादित हो रही हैं या कह सकते हैं महंगी होने के कारण वो सरकार से मांग कर रहे हैं कर छूट की, तो ये भी वो कह रहे हैं कि जब परियोजना की मंजूरी मिली थी जो नियम थे उन्हीं नियम को एक तरह से आप कुछ समय के लिए विस्तारित कर दीजिए, तो ये जो आपने टैक्स बढ़ाया है वो हमारे एक तरह से दायरे में नहीं आएगा, तो हम सस्ते रूप में आयात कर पाएंगे और जो भी हमारी लागत है वो नहीं बढ़ पाएगी। और नए जो प्रोजेक्ट है यानी 1 अप्रैल 2022 के बाद जो आएंगे उसके लिए हम नए तरह के जो शुल्क हैं उसके अनुसार काम करने की स्थिति बनाएंगे। तो ग्रैंड फादरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सरकार स्वीकार करती है या नहीं करती है, अभी इसको लेकर कोई मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सौर ऊर्जा की परियोजनाओं को लेकर जो समस्या है वो काफ़ी हद तक हल हो पाएंगी। अगली यहाँ पर अपनी न्यूज़ को देखते हैं और ये छोटी सी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको जानकारी केवल दी गई है कि आरबीआई की तरफ से ये माना जा रहा है कि मोबाइल एक तरह से जो भी हम ऑनलाइन उपयोग कर रहे हैं अलग अलग ट्रांजैक्शन के रूप में, यानी मोबाइल बैंकिंग जो बढ़ी है और ओटीपी के माध्यम से या अगर हम यूपीआई का उपयोग करके देखें अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़े हैं। और नगद के बाद आप देखें भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो धोखाधड़ी या फ्रॉड की स्थितियाँ हैं वो बढ़ी हैं और इस तरह के आप देखें बहुत सारे मामले कहीं ना कहीं चर्चा में हमेशा आते रहते हैं। आप भी देखें आपको मोबाइल पर लगातार इस तरह के मैसेज आते रहते हैं कि आपने 25 लाख की लॉटरी जीती है, केवल इस आपको अकाउंट में इतना पेमेंट डालना है और आपको ये लॉटरी एक तरह से मिल जाएगी। इसके संदर्भ में आप देखें तो अमिताभ बच्चन के द्वारा एक ऐड भी किया जाता है
कि आरबीआई किस तरह से आपको बताता है कि आपको ऐसे फ्रॉड मैसेज से अपने आप को बचाना है। किसी भी तरह का ऐसा लिंक जो आपको लगता है कि वो वैलिड नहीं है, तो किसी भी अनजान लिंक पर एक तरह से क्लिक ना करें, क्योंकि उस आधार पर आपके मोबाइल का जो डाटा है वो चोरी करके आपके बैंकिंग खातों के संदर्भ में नुकसान की स्थितियां हो सकती हैं। या आप देखें, अगर नेटफ्लिक्स पर आपने एक सीरीज़ देखी होगी जामतारा, उसमें भी इसके बारे में बहुत कह सकते हैं डिटेल में चर्चा की गई थी कि किस तरह से अवैध रूप में कॉल के माध्यम से अलग अलग तरह के जो फ्रॉड हैं वो बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे थे, और आज भी आप देखें बड़े पैमाने पर होते हैं। तो आरबीआई का कहना है कि हम एक तरह से एक धोखाधड़ी, एक फ्रॉड रजिस्ट्री बनाना चाहते हैं, और इसके माध्यम से कोशिश ये होगी कि जो भी इस तरह के फ्रॉड करने वाला डाटा है, वो चाहे वेबसाइट की बात हो, फ़ोन नंबर की बात हो, या अन्य प्रकार के जो भी आंकड़े हैं उनको इकट्ठा किया जाए। क्योंकि अगर ये आंकड़ा हमारे पास इकट्ठा है तो हम किसी भी तरह के जो फ्रॉड है उनको आसानी से पकड़ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि इस तरह के वेबसाइट या कह सकते हैं फ़ोन नंबर जो गलत तरीके से उपयोग हो रहे हैं फ्रॉड के लिए, उनको हम कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा करके एक डाटा बना सकते हैं। इससे फ्रॉड रोकने की जो स्थितियां हैं उसमें बेहतर नियंत्रण हो सकता है। तो अभी आरबीआई की तरफ से यही केवल कहा गया है कि इस तरह की जो रजिस्ट्री है वो बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं डाटा के लिए, जिससे कि फ्रॉड की स्थितियों को बैंकिंग क्षेत्र में, खासतौर से जो मोबाइल बैंकिंग में एक तरह से देखा जा रहा है, उसको रोका जा सके। तो यही एक सूचना भी आरबीआई की तरफ से दी गई है। इसके संदर्भ में अगर कोई परिवर्तन भविष्य में होगा तो हम अपने साप्ताहिक आर्थिक सत्र में अवश्य चर्चा करेंगे। अगला समाचार हम देखते हैं, और ये वित्तीय समावेशन और समावेशी विकास के संदर्भ में है। देखिए, समावेशी विकास की अगर हम बात करें, इंक्लूसिव ग्रोथ की, तो ये हमारी मुख्य परीक्षा में अगर हम सामान्य अध्ययन के तीसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो अर्थव्यवस्था में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं विषय अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें। तो जो हम बात करते हैं कि समावेशी विकास है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष है जब हम कहते हैं कि हमें वित्तीय समावेशन करना है। वित्तीय समावेशन का मतलब यह है कि लोगों को एक तरह से बैंक की जो सुविधाएं हैं वो एक तरह से प्राप्त हो, साथ साथ ऑनलाइन रूप में जो भुगतान की प्रक्रिया है वो आसानी से हो पाए। ये सारी प्रक्रियाएं करने के लिए हमें वित्तीय समावेशन कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए अगर हम देखें तो 2014 में सरकार की तरफ से जो योजना शुरू हुई गई थी, अगर हम प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें, तो उसने कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया है। आंकड़े आप देखें, इस तरह के आंकड़ों का उपयोग आप मुख्य परीक्षा में कर सकते हैं। तो आंकड़े अगर यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें तो वर्तमान में लगभग 46.25 करोड़ इस तरह के प्रधानमंत्री जनधन खाते संचालित हैं, जिनमें अगर हम देखें तो लगभग 1.74 लाख करोड़ रुपए जमा है। साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर 55.59 यानी आधे से ज़्यादा जो खाता है वो महिलाओं का है। ये महिला सशक्तिकरण की जो स्थितियाँ हैं, महिलाओं के वित्तीय समावेशन की जो स्थितियाँ हैं, उनको दर्शाता है। साथ साथ आप देखें कि जो भी एक तरह से प्रधानमंत्री जनधन खाते हैं उनमें अगर हम ग्रामीण या अगर हम अर्ध शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर लगभग आपके 66.79% खाते हैं। तो ये भी दिखा रहा है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में बैंकिंग का विस्तार तेजी से हुआ है। साथ साथ अगर हम यहाँ पर औसत जमा की बात करें तो लगभग 3,761 रुपये है। और जब हम डिपॉजिट की बात करते हैं तो ये अगस्त अगर हम 15 की तुलना में देखें तो 2.9 गुना वृद्धि हुई है, यानी लगभग आप देखें 3 गुना वृद्धि हुई है जमा को लेकर। साथ साथ यहाँ पर आंकड़ा ये है कि जो भी प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता धारक हैं उनमें से कितने खाता धारक हैं, 46 करोड़ से ज़्यादा। उसमें से लगभग 5.4 करोड़ ऐसे हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सीधे अपने खातों में अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसे हम पीएम किसान योजना की बात करें, जिसमें किसानों को वार्षिक रूप में 6,000 रुपये का आर्थिक जो लाभ है वो सरकार दे रही है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से जो वित्तीय समावेशन बढ़ाया गया, इससे कहीं ना कहीं जो एक तरह से हम समावेशी विकास की बात कर रहे हैं वो स्थितियां भी काफ़ी बेहतर रूप में आगे बढ़ी हैं, क्योंकि वित्तीय समावेशन के माध्यम से आर्थिक जो सशक्तिकरण है वो हम बढ़ा पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं आधे से ज़्यादा खाते महिलाओं के हैं। तो इस रूप में अगर हम आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ा पाते हैं तो ये सतत विकास की जो स्थितियाँ हैं या जो समावेशी विकास की स्थितियाँ, उस पर कहीं ना कहीं हमको आगे ले जाता है। तो ये आंकड़े काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको प्रमुख रूप से यहाँ पर ध्यान रखने हैं। साथ साथ आप देखें कि जो भी प्रधानमंत्री जनधन खाते वाले हैं 46 करोड़ से ज़्यादा, उसमें 41.94 करोड़ लोगों को रुपे डेबिट कार्ड भी एक तरह से दिया गया है। यानी अगर हम पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीन की बात करें तो उसके माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया भी बेहतर रूप में आगे बढ़ी हैं। तो यह भी एक तरह से दिखा रहा है कि वित्तीय समावेशन की स्थितियों ने बढ़कर समावेशी विकास को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में मदद की है। क्योंकि आर्थिक लाभ अगर आप किसी के खाते में सीधे डाल पाते हैं, चाहे पीएम किसान की बात करें, मनरेगा की बात करें या अन्य योजनाओं का लाभ, तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप में लोगों को मजबूत करता है
और सरकार की सब्सिडी या सरकार के जो आर्थिक कह सकते हैं जो योगदान होते हैं उनको भी कम करता है। कारण भ्रष्टाचार की स्थितियां नीचे आती हैं, हम लक्षित व्यक्ति तक एक तरह से जो अनुदान है वो पहुंचा पाते हैं। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं समावेशी विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम अपने अंतिम दो यहाँ पर जो आर्टिकल है उनको देखते हैं। यहाँ पर हमने कोई आर्टिकल या कोई कह सकते हैं अखबार का एक आलेख नहीं लिया है, क्योंकि ये दोनों अगर हम देखें, एक तो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं मून लाइटिंग और दूसरा ओवर लिवरेजिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मून लाइटिंग और ओवर लिवरेजिंग, ये अलग अलग अखबारों में, अलग अलग समाचार पत्रों में लगातार एक तरह से हाईलाइट हो रहा था। तो इसीलिए समाचार में या कह सकते हैं इन न्यूज़ एक सेगमेंट के अंतर्गत हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो अभी स्विगी ने इसको एक तरह से स्वीकार किया है। देखिए, मून लाइटिंग भारत में बड़े पैमाने पर आप देखें एक तरह से अभी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन पश्चिमी देशों में यह बड़े पैमाने पर लागू होता है। जैसे सामान्य तौर पर आप देखें भारत में अगर हम देखें तो 9 से 5 एक तरह से वर्किंग आवर है। इन्हें अगर हम देखें तो 8 घंटे का ये वर्किंग आवर हो गया। तो 8 घंटे के इस वर्किंग आवर के बाद लोग अन्य प्रकार के काम नहीं करते हैं। लेकिन मून लाइटिंग का मतलब ये है कि आप किसी कंपनी, मान लीजिए ए में 9 से 5 बजे तक काम कर रहे हैं एक स्थायी कर्मचारी के रूप में, आप दूसरी बी कंपनी में लेट नाइट भी एक तरह से काम कर रहे हैं और वो एक तरह से वैधानिक रूप में स्वीकार्य है। यानी इस कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी बी कंपनी में आप हमारे यहाँ काम करने के बाद भी काम करें। इससे क्या होगा कि जो कर्मचारी है उसको आप देखें अतिरिक्त रूप में एक तरह से आय की प्राप्ति हो पाएगी। कोई भी अगर कौशल की हम बात करें तो उसका बेहतर रूप में उपयोग हो पाएगा। ये सारी स्थितियां दिखती हैं और अर्थव्यवस्था को इससे लाभ होता है। लेकिन यहाँ पर इसका कोई नकारात्मक पक्ष भी है। सबसे बड़ा एक तरह से विवाद ये है कि अगर 9 से 5 आप जहाँ पर स्थायी रूप में काम कर रहे हैं, कोई संवेदनशील डाटा आपके पास है तो वो उसका दुरुपयोग हो सकता है। उसको लेकर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी, इसी को लेकर भारत में जो कंपनियां हैं वो मून लाइटिंग के सिद्धांत का कहीं ना कहीं विरोध करती हैं। साथ साथ निजता का अधिकार, यानी जो एक तरह से यहाँ पर आपको कोई भी सूचना दी गई है या मान लीजिए किसी तरह का लैपटॉप या कोई भी ऐसे उपकरण है जो आपको दिए गए काम करने के लिए, उनके उपयोग आप किसी अन्य कंपनी के साथ में या उनके उपयोग के लिए कर रहे हैं, तो वो एक तरह से स्थितियां डाटा का कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी है उसको तो खराब कर ही रहा है, उसको तो समाप्त कर ही रहा है। कहीं ना कहीं कंपनी के अपने अलग अलग क्षेत्रों में जो कर्मचारियों को उपकरण दिए गए हैं उनको लेकर जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। तो उसको लेकर भी एक विवाद है कि ये कैसे एक तरह से हल हो पाएगा। साथ साथ आप देखें भारत में अगर हम फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो फैक्ट्री एक्ट के द्वारा मून लाइटिंग का जो सिद्धांत है उसको एक तरह से मान्यता नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट के माध्यम से आप देखें जो भी आप एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब आप कहीं पर रोजगार करते हैं, कहीं पर कोई जॉब ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो आपसे एक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट हस्ताक्षर किया जाता है और उसमें एक कह सकते हैं स्थायी कर्मचारी के रूप में यही शर्त होती है कि आप यहाँ जो काम कर रहे हैं आप इसके अतिरिक्त कहीं और काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो फैक्ट्री एक्ट है अभी इसकी एक तरह से अनुमति नहीं देता है। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक स्थितियां बढ़ेंगी शायद मून लाइटिंग का जो सिद्धांत है वो भारत में बढ़ सकता है। तो उसके संदर्भ में जो प्रक्रिया है वो कैसे आगे बढ़ेंगी ये भविष्य में देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आर्थिक विकास की गति जब बढ़ेगी और ख़ासतौर से हमारे जो बड़े शहर हैं वहाँ पर खासतौर से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें, वहाँ पर मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट बढ़ सकता है। अपनी आय को एक तरह से बेहतर करने के लिए इसे एक बड़े विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। एक अंतिम कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं और ये ओवर लिवरेजिंग के संदर्भ में है। देखिए, ओवर लिवरेजिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा जो भी एक तरह से उधार या ऋण लिया जा रहा है उसके माध्यम से वो अपना विकास एक तरह से करते हैं, क्योंकि जो भी वो ऋण प्राप्त कर रहे हैं उसका उपयोग वो निवेश के लिए करते हैं और उत्पादक गतिविधियां करके अपना आर्थिक विकास करते हैं। लेकिन आप अगर लगातार उधार की प्रक्रिया करते हैं तो आप अपने उधार की जो वापसी है, यानी उधार पर जो भी आपका एक तरह से मूलधन है या उधार पर जो भी आपका ब्याज है, आप कितने बेहतर तरीके से इसको वापस कर पाएंगे, इसके लिए आप कैसे गारंटी दे सकते हैं। तो अगर लगातार उधार की स्थितियां बढ़ती जाएं तो हो सकता है कि वो कंपनी एक तरह से ऋण के जाल या डेट ट्रैप में फंस सकती है। और इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो फिच जो क्रेडिट एजेंसी, एक तरह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसी की एक इकाई है क्रेडिट साइट्स, उसके द्वारा अदानी समूह के बारे में एक तरह से इस तरह के कुछ बयान दिए गए हैं। उन्होंने अपनी जांच में यह पाया है कि अदानी समूह के द्वारा बड़े पैमाने पर बाजार से उधार लेकर अलग अलग जो गतिविधियां हैं वो संचालित की जा रही हैं और अदानी समूह कभी कभी उन क्षेत्रों में भी काम कर रहा है जहां पर उसकी एक्सपर्टाइज या विशेषज्ञता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्रेडिट साइट्स है उसका यह मानना है कि जो अदानी ग्रुप है वो ओवर लीवरेजिंग की स्थिति में जा रहा है और ऐसी स्थिति में उसमें आर्थिक रूप में समस्याएं भविष्य में हो सकती हैं।
तो कैसे कोई कंपनी अपने उधार लगातार लेते हुए लाभ की स्थितियों को बना पाती है, अपने मूलधन ब्याज देने की स्थिति में बनी रहती है? अगर ऐसा वो कर पाती है तो ओवर लीवरेजिंग को हम कह सकते हैं खतरनाक नहीं है, अन्यथा ये खतरनाक स्तर पर किसी भी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये मूनलाइटिंग और ओवर लीवरेजिंग की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग अखबारों में थे जिसकी हमने यहाँ पर चर्चा करी। तो ये हमारा साप्ताहिक आर्थिक सत्र है जहां पर हमने 27 अगस्त से 2 सितंबर 2022 के बीच के प्रमुख आर्थिक समाचारों की चर्चा की। इसी रूप में हमारा जो साप्ताहिक आर्थिक सत्र है वो आगामी आपके सोमवार के 8 बजे एक तरह से आपका प्रस्तुत किया जाएगा। जो इसकी एक तरह से जो समय अवधि है वो हमने परिवर्तित की है, यानी अगर हम इसके दिन की बात करें समय अवधि हमारी 1 घंटे ही है 8 से 9, लेकिन जो बुधवार को एक तरह से हम लाइव इसको आपको प्रकाशित कर रहे थे, आपके लिए प्रस्तुत कर रहे थे 8 से 9 बजे, ये लाइव रूप में अब आपका एक तरह से प्रस्तुत किया जाएगा अगर हम बात करें सोमवार 8 बजे। तो आप जरा ये जो परिवर्तन है इसको आप एक तरह से ध्यान रखें। तो सोमवार को 8 से 9 लाइव रूप में जो हमारा साप्ताहिक आर्थिक सत्र है वो प्रस्तुत किया जाएगा, जो पहले बुधवार को 8 से 9 एक तरह से प्रस्तुत किया जाता था। उम्मीद करते हैं कि जो आज के सत्र में हमने समाचार चर्चा की है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्टैटिक अर्थव्यवस्था का भाग है उसमें समसामयिकी को जोड़ना यही हमारा साप्ताहिक आर्थिक सत्र का प्रमुख रूप से उद्देश्य है अगर हम बायजूस एग्जाम प्रेप IAS की तरफ से बात करें। और हमारी जो पहल है उसका प्रयास यही है कि समसामयिकी के पक्ष में आप अर्थव्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं मजबूती बना पाएँ। तो आज के सत्र को समाप्त करते हैं और जो हमने प्रश्न पूछे हुए हैं उन प्रश्न के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आप सभी अपना ध्यान रखें। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगामी जो सत्र रहेगा उसके लिए हम सोमवार पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।